तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का एक नया टॉपिक। ये हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो पहले आप वह देखिए, तो क्योंकि इससे आपकी एक अच्छी समझ विकसित होगी। तो इसके आगे हम इस सीरीज में अगला वीडियो देख रहे हैं, उपग्रह या सैटेलाइट। बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट कितने तरह के होते हैं। तो सैटेलाइट के प्रकार देखें तो सैटेलाइट हमारे 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह, जिन्हें रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहते हैं। एक होते हैं हमारे संचार उपग्रह, जिन्हें कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। एक होते हैं हमारे नौवहन उपग्रह, जिन्हें नेविगेशन सैटेलाइट कहते हैं। एक होते हैं हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान सैटेलाइट या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह भी इन्हें कहते हैं। 4 तरह के ये होते हैं। सबके बारे में हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उनके बारे में, मतलब सुदूर संवेदी उपग्रह, उनके बारे में बातचीत करें। तो किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना, क्या किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। अब आप सोच सकते हैं ये कैसे होगा। जैसे हमारे देहरादून के अंदर हमारा जो सेंटर है वन, जो IFSR की रिपोर्ट जारी करता है, तो वह भी क्या करता है कि हमारे सैटेलाइट से पूरे देश को एक ऑब्जर्व कर लेता है। जहाँ जहाँ हमारे पेड़ पौधे दिखते हैं उनको ऑब्जर्व करके अंदाज़ा लगा लेता है कि कहाँ कहाँ हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल कितना बड़ा है, कितनी कैनोपी है, इन सब की जानकारी हमारे करते हैं। किस साइज में खेत है, किस साइज में हमारे वन है। तो भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही हमारे क्या कहलाता है, सुदूर संवेदन कहलाता है। सुदूर संवेदन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो उपग्रह होते हैं उन्हें सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। जो उपग्रह इसके काम आते हैं वो सुदूर संवेदी उपग्रह कहलाएंगे। सुदूर संवेदी उपग्रहों को सामान्यतः निम्न भूकक्षा में ही प्रक्षेपित किया जाता है। कहाँ किया जाता है इन्हें प्रक्षेपित? निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि पास से अच्छा दिखता है। निम्न भू कक्षा में प्रक्षेपित सुदूर संवेदी उपग्रहों का आवर्तकाल 90 से 128 मिनट तक होता है। तो यहाँ मिनट लिखना भूल गए, लेकिन आप ये याद रखना 90 से 128 मिनट में पूरी धरती का एक चक्कर काट लेते हैं। इतनी सी देर में पता चल जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह पर विभिन्न प्रकार के कैमरे, स्कैनर, सेंसर ये लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, सूक्ष्म तरंगों, अवरक्त तरंगों, इन दृश्य तरंगों, इन सब का प्रयोग करते हैं चीज़ों का पता लगाने में। बात करें सुदूर संवेदी उपग्रह की, तो इसमें कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं उनकी बात करें तो लाइट इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, क्या लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा लगा होता है। वाइड फील्ड सर्वे लगा होता है। पेन क्रोमेटिक कैमरा, ओशन कलर कैमरा, वेरी हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर या रेडियोमीटर लगा होता है। तो हम आपको दोबारा बता दें इनके बारे में। लाइन इमेजिंग और सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा लगा होता है। वाइड फील्ड सर्वे, पेन क्रोमेटिक कैमरा, ओशन कलर कैमरा और वेरी हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर या रेडियोमीटर इसके नीचे लगा होता है, जो हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह उनके अंदर। बात करें सुदूर संवेदी उपग्रह की, तो इनके क्या क्या उपयोग होते हैं। उपयोग की बात करें तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग संसाधनों के आकलन करने में किया जाता है। जैसे हमारे वन, मरुस्थल, कृषि, जल, समुद्र, खनिज, इन सब का जो आकलन किया जाता है तो हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से ही किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग मौसम अनुसंधान में किया जाता है। किस में किया जाता है? मौसम अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है। आपदा प्रबंधन जैसे हमारे चेतावनी, आकलन, खोज, बचाव आदि के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। किस किस में? हमारी चेतावनी, आकलन, खोज, बचाव, इन सब के लिए हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। शहरी विकास के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? शहरी विकास के लिए भी हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। बात करें ग्रामीण विकास की, तो ग्रामीण विकास की बात करें हम, तो ग्रामीण विकास के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। जासूसी और निगरानी के लिए भी हम सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? जासूसी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें कौन कौन से उपग्रह हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह, उनकी बात करें। पहला आता हमारा IRS। कौन सा? IRS, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नंबर 1A। तो भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह 1A की बात करें तो इंडियन रिमोट सैटेलाइट
सेंसिंग सैटेलाइट नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले आपको इसका सुंदर सा चित्र बताते हैं। तो ये 1988 में भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-1A था। ये USSR की मदद से प्रक्षेपित किया गया था और इसके लिए भारत सरकार ने 6.5 रुपये का टिकट जारी किया है। कितने रुपए का? 6.5 रुपये का टिकट जारी किया था। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। तो आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि भारत ने इस उपग्रह पर 6.5 रुपये का एक डाक टिकट भी जारी किया है। बात करें भारत में सुदूर संवेदी उपग्रह कौन कौन से हैं, उनकी बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल 17 सुदूर संवेदी उपग्रह चालू है। कितने? 17 सुदूर संवेदी उपग्रह कार्यरत है। उनमें से कुछ कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला आता हमारा रिसोर्स सेट। कौन सा? रिसोर्स सेट, फिर ओशन सेट, फिर कार्टो सेट, फिर रीसेट, सरल, EOS और हमारे मेट सेट। ये हमारे उपग्रह हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रिसोर्स सेट। नाम में क्या है? रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब जो हमारे संसाधन है उनको पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो रिसोर्स सेट उपग्रह का उपयोग संसाधनों को पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं रिसोर्स सेट कैसा दिखता है। रिसोर्स सेट ऐसा दिखता है, जो क्या करता है? देश के संसाधनों को पता लगाएगा और उनको पता लगाकर भारत के जो सेंटर्स है, 6 हमारे क्षेत्रीय सेंटर्स है, उनमें इसकी जानकारी देगा और इसका आकलन करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें छापी जाती है इससे। फिर बात करते हैं हमारे ओशन सेट। कौन सा? ओशन सेट की बात करें तो नाम में ओशन है, महासागर है। तो इस उपग्रह का उपयोग समुद्री संसाधनों को पता लगाने के लिए किया जाता है। किसमें? समुद्री जितने भी संसाधन है उन संसाधनों को पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारा ओशन सेट है, तो ओशन सेट भी आप देख सकते हैं। फिर आता हमारा कार्टो सेट। क्या आता है? कार्टो सेट। तो कार्टो सेट उपग्रह का उपयोग मानचित्रीकरण और अर्थ इमेजिंग के लिए किया जाता है। किसका? मानचित्रीकरण और हमारे अर्थ इमेजिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कार्टो सेट उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। कहाँ पे? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा होती है ना, उसमें प्रक्षेपित किया जाता है। इसके लिए आपको हमारा पहला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमारी कक्षाओं के बारे में डिटेल से बताया गया है कि कौन सी कक्षा का क्या मतलब है। तो हमारा कार्टो सेट उपग्रह कहाँ लगा हुआ है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में लगा हुआ है। तो हमारा कितना बैंगनी रंग में कितना सुंदर लग रहा है। फिर बात करें रीसेट। तो रीसेट मतलब रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। रीसेट का मतलब क्या है? रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो ये कितना सुंदर है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। रडार इमेजिंग सैटेलाइट है ये। रीसेट उपग्रह का उपयोग पृथ्वी के अवलोकन या अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अर्थ अवलोकन, पृथ्वी के अवलोकन के लिए या अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं। ये भी कितना सुंदर लग रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आता हमारा सरल। सरल की बात करें तो सैटेलाइट विद अर्गोस और अल्टिका। सरल का पूरा नाम क्या है? सरल का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट विद अर्गोस और अल्टिका, ये दो नाम है इसके। तो सैटेलाइट है इन दोनों के साथ। तो सरल क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES, इनकी संयुक्त परियोजना है। क्या? किसकी संयुक्त परियोजना है ये? हमारे इसरो की और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी जो CNES है, ये दोनों ने मिलकर एक सरल बनाया है। अर्गोस और अल्टिका, इस सरल उपग्रह का उपयोग क्या? समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। और जो भी कौन सा? महासागर के अध्ययन। अर्गोस और अल्टिका क्या सरल के साथ उपग्रह एक संयुक्त भारत फ्रेंच उपग्रह है, अर्थात फ्रेंच और भारत दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। किसने? भारत और फ्रेंच दोनों ने इसका इस्तेमाल और निर्माण किया है। आप इसको देख सकते हैं सरल को। तो सरल में आप देख सकते हैं। तो यह तो हमारा अर्गोस है, या आप अर्गोस देख सकते हैं। यह अर्गोस बैंड एंटीना है, या अर्गोस UHF एंटीना है। और अल्टिका आप ये देख सकते हो, अल्टिका अल्टीमीटर रेडियोमीटर एंटीना। तो और ये एंटीना, ये सब एंटीना ये दिए हुए हैं इसके अंदर। तो फ्रांस के CNES और भारत की इसरो दोनों ने मिलकर ये सरल बनाया है। तो महासागरों का अध्ययन करने में काम आएगा। CNES का मतलब होता है हमारे सेंट्रल नेशनल एड्यूस, ये हमारे वैसे फ्रांस का नाम है लेकिन इसका मतलब है द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज,
जो क्या था फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब सरल क्या क्या काम आएगा। सरल की बात करें तो समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्री राज्य पूर्वानुमान के काम आएगा। परिचालनात्मक महासागर में, मौसमी पूर्वानुमान में, जलवायु निगरानी, महासागर पृथ्वी प्रणाली और जलवायु अनुसंधान में, महाद्वीपीय बर्फ का अध्ययन करने में, जैव विविधता का संरक्षण करने में, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और संरक्षण करने में इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ पर्यावरण की निगरानी करने में, समुद्री सुरक्षा में सुधार करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करें सरल के बारे में और जानकारी ले लें तो कब इसको आरंभ किया गया था, तो 25 जनवरी 2013 को इसको शुरू किया गया था। लॉन्च की बात करें तो 407 किलो का लॉन्च किया गया है। पूरे का वजन कितना है, 407 किलो। लाइफ की बात करें तो 5 साल तक इसकी लाइफ रहेगी। जब 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया था तो 5 साल तक के लिए इसको लॉन्च किया गया था। क्षमता कितनी थी, 906 डब्ल्यू। लॉन्च वाहन कौन सा, PSLV C-20, इसको सरल भी कहते हैं। लॉन्च साइट क्या थी हमारे, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, श्रीहरिकोटा इंडिया के अंदर है। बात करें उपग्रह की तो उपग्रह किस प्रकार का है, भू प्रक्षेपण उपग्रह है। कैसा है, भू प्रक्षेपण उपग्रह है ये। निर्माता कौन है, इसरो। मालिक भी कौन है, इसरो। और आवेदन किसने किया था छोड़ने की, तो जलवायु और पर्यावरण भू प्रक्षेपण के द्वारा इसका आवेदन किया गया था। कक्षा की बात करें तो 781 किलोमीटर की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में इसको लगाया गया है। ये कौन सा हमारा सरल, और सरल किसके द्वारा लगाया गया है, हमारे फ्रांस और जो इंडिया की इसरो है, दोनों ने मिलके इसको शुरू किया है। बात करें EOS की। EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ये भी हमने भेजा है, इसको भी हम देखेंगे, अभी जस्ट आने वाला है आपके लिए, तैयार रहिए। मैटसेट, जिसको हम क्या कहते हैं, कल्पना 1 भी कहते हैं। मैटसेट का मतलब मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट, अर्थात मैटसेट का मतलब मौसम विज्ञान उपग्रह या मौसम विज्ञानी उपग्रह भी इसको कहते हैं। मैटसेट का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, कल्पना 1। मैटसेट को अब किसके नाम से जाना जाता है, कल्पना 1 के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे कल्पना चावला थी, भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कल्पना चावला। तो मैटसेट उपग्रह भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित सुदूर संवेदी उपग्रह है। मैटसेट उपग्रह का उपयोग मौसम की जानकारी और वातावरण के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, हमारे मौसम की जानकारी और वातावरण के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर बात करते हैं संचार उपग्रह की। किसकी, संचार उपग्रह की बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। बात करें संचार प्रक्रिया में उपयुक्त जो उपग्रह होते हैं इन्हें संचार उपग्रह कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, संचार उपग्रह कहते हैं, जिनका उपयोग हम किसमें करते हैं, संचार प्रक्रिया में। संचार उपग्रह को सामान्यतः भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। कहाँ पे करते हैं, हमारे जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होते हैं, यहाँ पे इसको प्रक्षेपित किया जाता है। भू स्थिर कक्षा में संचार उपग्रह का आवर्तकाल या परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। कितना होता है इसका परिक्रमण काल या आवर्तकाल, हमारे 24 घंटे के बराबर होता है। संचार उपग्रहों पर क्या होते हैं, ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, जो हमारे संचार उपग्रह होते हैं उनके ऊपर। और संचार उपग्रहों पर लगे हुए ट्रांसपोंडर्स क्या करते हैं, क्या लगे होते हैं, इन संचार उपग्रहों पर ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं। संचार उपग्रहों पर जो ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं ये अपलिंक और डाउनलिंक के द्वारा संचार सुनिश्चित करते हैं। अर्थात जो तरंगे आती है, अर्थात या फिर जो तरंगे वापस भेजी जाती है, जिसे अपलिंक या डाउनलिंक कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा संचार को सुनिश्चित करते हैं। भारत में संचार उपग्रहों के तहत इनसैट और जीसैट श्रेणी के उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। कौन से, इनसैट और जीसैट श्रेणी के उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट या भारतीय उपग्रह, राष्ट्रीय उपग्रह। और जीसैट मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भू स्थिर उपग्रह इन्हें कह सकते हैं। बात करें संचार उपग्रह का उपयोग, संचार उपग्रह के उपयोग की बात करें तो संचार उपग्रह का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, मतलब दूरसंचार, दूरदर्शन और टेलीविजन प्रसारण के लिए, DTH सेवाओं की प्रदायगी के लिए, दूरस्थ शिक्षा टेली एजुकेशन के लिए, दूरस्थ चिकित्सा टेली मेडिसिन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बात करें पहले इनसेट 1A की। इनसेट 1A की बात करें तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1A की, जैसे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह 1A भी कह सकते हैं। तो 10 अप्रैल 1982 को
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत का संचार उपग्रह इनसेट 1A को प्रक्षेपित किया था। हमने पहले भी देख लिया था, लेकिन ये असफल हुआ। फिर दूसरा हमारा इनसेट 1B सैटेलाइट लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, जो हमारा सफल हो जाता है। 30 अगस्त 1983 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत का संचार उपग्रह इनसेट 1B प्रक्षेपित किया और यह प्रक्षेपण क्या था, सफल रहता है। तो हम चित्र में देख सकते हैं इनसेट 1B कितना सुंदर लग रहा है। फिर आता हमारा इनसेट 1B का क्या है, भारत का पहला संचार उपग्रह था जो सफल होता है। अब बात करें भारत में कौन कौन से संचार उपग्रह, वो कौन कौन से देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 21 संचार उपग्रह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। अब 21 में से सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में देखें। पहला आता है एंग्री बर्ड उपग्रह, फिर रुक्मणी ग्रह, फिर ग्रामसेट, फिर एडुसेट। ये चार है जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं। पहला एंग्री बर्ड की बात करें। एंग्री बर्ड उपग्रह तो ये हमारे वायुसेना के लिए लगाया गया है। वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। रुक्मणी उपग्रह इसका उपयोग नौसेना करती है। फिर ग्रामसेट उपग्रह, तो ग्रामसेट उपग्रह का उपयोग ग्रामीण विकास, दूरसंचार और दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है। किस किस के लिए, हमारे एंग्री बर्ड का उपयोग तो हमारी वायुसेना इस्तेमाल करती है। रुक्मणी उपग्रह हमारे नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रामसेट उपग्रह क्या है, हमारे ग्रामीण विकास, दूरसंचार और दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोग में लिया। बात करें एडुसेट की। एडुसेट उपग्रह की बात करें तो एडुसेट उपग्रह का उपयोग दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है, अर्थात दूर दूर के क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए एडुसेट उपग्रह का उपयोग किया जाता है। अब बात करें एक नया उपग्रह, इसरो के द्वारा एक्सपोसेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया। कौन सा, एक्सपोसेट। तो इसरो ने अपने एक्सपोसेट अर्थात एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को 1 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। एक्सपोसेट को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C58 के द्वारा प्रक्षेपित करके पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। एक्सपोसेट क्या, आकाशीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित जो ध्रुवीकरण माप है उनमें अनुसंधान करने वाला इसरो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। और इसका जीवन काल कितना, 5 साल। एक्सपोसेट का जीवन काल कितना रहेगा, 5 साल तक ही रहेगा। तो एक्सपोसेट के महत्व की बात करें तो एक्सपोसेट एक्सरे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की जो रहस्यमय दुनिया है इसका अध्ययन करने में मदद करेगा। कौन, एक्सपोसेट। उपलब्धि की बात करते हैं तो इसरो का एक्सपोसेट नासा के इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर इसके बाद अपनी तरह का विश्व का दूसरा सैटेलाइट रहेगा, जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। उसी तरह का है, लेकिन उससे बेहतर रहेगा। ये हमारे द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है। बात करें इसकी, तीसरा प्रकार आता है हमारे सैटेलाइट का, वो आता है नौवहन उपग्रह। कौन से, नौवहन उपग्रह। तो नौवहन उपग्रह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उपग्रहों का उपयोग करके किसी वस्तु की भूस्थानिक स्थिति का पता लगाया जाता है। किसका, उपग्रह का उपयोग करके किसी वस्तु की भूस्थानिक जो अवस्थिति है इसके बारे में पता लगाया जाता है। तो नौवहन उपग्रह से वस्तु की अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई इनका पता लगाया जाता है। इसका अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई तीनों चीजों का पता लगाया जाता है नौवहन उपग्रह के माध्यम से। वस्तु की त्रिविमीय स्थिति का पता लगाने के लिए न्यूनतम 4 उपग्रहों की जरूरत पड़ती है। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वस्तु की त्रिविमीय स्थिति का पता लगाने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। तो 4 उपग्रहों की जरूरत पड़ती है। बात करें हम आगे तो संपूर्ण पृथ्वी पर नौवहन के लिए 24 उपग्रह आवश्यक है। यदि हमें पूरी पूरी पृथ्वी पर नेविगेशन के लिए उपग्रहों की जरूरत पड़े तो कितने उपग्रह, 24 उपग्रह। और एक वस्तु ये एक स्थिति के लिए हमारे कम से कम 4 उपग्रह होने चाहिए। अब हम बात करें नौवहन तंत्र के अवयव की। तो नौवहन तंत्र में कितने अवयव होते हैं। तो नौवहन या नेविगेशन सिस्टम में 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, 3 मुख्य अवयव होते हैं। पहला होता है हमारा स्पेस सेगमेंट, या फिर हमारा नेविगेशन सैटेलाइट। जो हमारे स्पेस में हमारा सैटेलाइट लगी होती है जिससे हम नेविगेशन सैटेलाइट कहते हैं, ये हमारा स्पेस सेगमेंट होता है। एक हमारा होता है कंट्रोल सेगमेंट, तीसरा होता है हमारा यूजर सेगमेंट। कौन कौन से, एक तो हमारा स्पेस सेगमेंट होता है, एक नेविगेशन सैटेलाइट होती है इसके अंदर, दूसरा हमारा कंट्रोल सेगमेंट जिसे कंट्रोल सेगमेंट ही कहेंगे, और तीसरा यूजर सेगमेंट होता है। चित्र में आप इसको ठीक से समझ, चित्र में देखें तो ये तो हमारा स्पेस सेगमेंट है,
ये क्या हमारा स्पेस सेगमेंट है, जो अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट्स लगी होती है उनकी बात करें। स्पेस सेगमेंट 1, 2, 3 और 4 सैटेलाइट लगी हुई है। दूसरा हमारा कंट्रोल सेगमेंट है, जिसमें हमारी ये छतरी लगी हुई है। ठीक है, ये मास्टर स्टेशन, कंट्रोल स्टेशन, ग्राउंड एंटीना ये सब लगे। तीसरा यूजर सेगमेंट होता है, जिसमें हमारा मोबाइल में हम जीपीएस देखते हैं। तो हमारे 3 कंपोनेंट है इसके, तो हम इसको देख सकते हैं। फिर बात करें नौवहन की सेवाओं की। नौवहन की सेवाओं की बात करें तो नौवहन प्रणाली 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। क्या करती है? 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। एक तो हमारे जीपीएस की, जीपीएस नहीं, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस, और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। 2 तरह की सर्विस देती है नौवहन प्रणाली। एक तुम्हारा स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। तो स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस की बात करें तो नौवहन प्रणाली की स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस आम नागरिकों को दी जाती है, अर्थात जो सभी के लिए अवेलेबल होती है। तो वो सर्विस क्या होती है? स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस होती है। दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। तो नौवहन प्रणाली की रिस्ट्रिक्टेड सर्विस सेना और महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को दी जाती है, जो सभी आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होती। वैसे जनता को इनकी ज़रूरत भी नहीं है। जो हमारे खुराफाती लोग हैं, आतंकवादी, यही इनका इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, नहीं तो हमारे जो आम जनता है उनके ये किसी भी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि खुफिया विभाग की जानकारी आम आदमी क्या करेंगे जान। अब बात करें तो दुनिया में कौन कौन से नौवहन तंत्र काम करते हैं। दुनिया के कौन कौन से नौवहन तंत्र हैं जो काम कर रहे हैं। पहला बात करें हम जीपीएस की, फिर ग्लोसनोस, फिर गैलीलियो, फिर बाइडू, नाविक, जेड, QZSS। तुम्हारे कुछ नौवहन तंत्र है जिनके बारे में बात करें। पहला आता हमारा जीपीएस। जीपीएस की बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस को क्या बोलते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बात करें तो विश्व की स्थिति निर्धारण व्यवस्था या फिर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। और एक इसका अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। कहाँ का नौवहन तंत्र है? ये हमारे अमेरिका का नौवहन तंत्र है। जीपीएस को नव स्टार भी कहते हैं। जीपीएस को क्या बोलते हैं? नव स्टार भी कहते हैं। और कहाँ का है? अमेरिका। अब बात करें नव स्टार की। नव स्टार मतलब नेविगेशनल सिस्टम ट्रैकिंग एंड रेंजिंग। क्या? नेविगेशनल सिस्टम ट्रैकिंग एंड रेंजिंग इसकी पूरा नाम है। बात करें जीपीएस की तो अमेरिका की वायुसेना के पास इसका नियंत्रण है। तो जीपीएस पर क्या है? अमेरिका की वायुसेना का नियंत्रण है। 1978 में जीपीएस प्रणाली का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। 1995 में जीपीएस प्रणाली ने पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया था। और अभी तक हमारे जीपीएस में कुल 32 उपग्रह है। कितने? 32 उपग्रह हमारे जीपीएस के अंदर। जीपीएस प्रणाली के कुल 32 उपग्रह क्या भू मीडियम भू कक्षा अर्थात मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, उसमें प्रक्षेपित किए गए। यहाँ पे मीडियम भू अर्थ ऑर्बिट है, इसमें प्रक्षेपित किए गए सारे के सारे हमारे जीपीएस के 32 उपग्रह। दूसरी आती है हमारे ग्लोसनोस। ग्लोसनोस की बात करें हम, इसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो रूस का नेविगेशन सिस्टम। किसका? रूस का नेविगेशन सिस्टम हमारे ग्लोसनोस। बात करें अगला आता हमारा गैलीलियो। तीसरा कौन सा आता है हमारा? गैलीलियो आता है। गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो यूरोपीय संघ का नौवहन तंत्र है। गैलीलियो क्या है? हमारे यूरोपीय जो संघ है इसका नौवहन तंत्र है। हम इसको देख सकते हैं। अगला आता है हमारा बाइडू। बाइडू या बेडो भी कह सकते हैं, नाम अजीब है क्योंकि चीन में इसी तरह के नाम बोले जाते हैं। बैडू या बाइडू की बात करें तो बाइडू चीन का नौवहन तंत्र नेविगेशन सिस्टम है। किसका? चीन का। बात करें नाविक की, जिसको IRNSS भी कहते हैं। IRNSS का मतलब होता है नेशनल नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक का पूरा नाम क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कहते हैं। नाविक मतलब भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन और नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो इसके पीछे भी कहानी है, छोटी सी कहानी। क्या है? जब हम 1998-99 का कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे। क्या? हम जब 1998-99 का कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे तो कारगिल में जो हमारे सियाचिन की पहाड़ी है वो इस तरह की थी। क्या? इस तरह की थी। तो जब हम कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे तो ये तो इसकी तरफ तो हमारा पाकिस्तान था। क्या था? पाकिस्तान था। इधर की तरफ भारत था। ठीक है। तो वैसे सियाचिन की पहाड़ी में यहाँ तक भारत का हिस्सा है। कहाँ पे? यहाँ तक भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना चढ़कर यहाँ आ जाती। अब भारत की सेना जब यहाँ के सैनिकों को भगाने की कोशिश करती है
तो भारत की सेना जब भी यह चढ़ने की कोशिश करती थी तो ऊपर से ये सैनिक दिख जाते थे और उनको मार गिराते थे। तो भारत ने अमेरिका से मदद मांगी। क्या भारत ने अमेरिका से मदद मांगी कि वो उनके जीपीएस का हमें एक्सेस दे दे, ताकि हम क्या करें, जो ऊपर जो जो सैनिक हैं उनका पता लगा सके और उनको वहाँ से भगा सके। लेकिन अमेरिका ने इसके लिए मना कर दिया। तो भारत ने फिर तब ठान लिया कि अमेरिका को हम बता देंगे कि हम हमारा नेविगेशन सिस्टम भी बना सकते हैं। तो हमने खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। क्या नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। बात करें इसके आगे, तो नाविक या IRNSS की बात करें तो ये भारत का क्या है, नौवन तंत्र है। क्या है, भारत का नौवन तंत्र है ये IRNSS अर्थात नाविक। भारत का क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, इसे नाविक के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। IRNSS का पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली इसे कहेंगे। बात करें नाविक की, तो नाविक भारत के सीमा से 1500 किलोमीटर के पास में नौवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे जो नाविक है वो महासागर में, जैसे अरब सागर है, बंगाल खाड़ी है, उसमें मछलियाँ पकड़ते पकड़ते श्रीलंका के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो कई बार नाविकों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे उनको ये पता चल सके कि भारत की टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। नाविक पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में रहेगा। नाविक प्रणाली में अब तक 9 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं, जिनमें से 7 काम कर रहे हैं। कितने? 9 उपग्रह भेजे गए, जिनमें से क्या 7 काम कर रहे हैं। नाविक प्रणाली के तहत 7 सक्रिय उपग्रहों में से 3 तो हमारे उपग्रह क्या बहु स्थिर कक्षा में लगे हुए हैं। कहाँ? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लगे हुए हैं। और बाकी के 4 उपग्रह भूतुल्यकालिक कक्षा या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगे हुए हैं। हम इसको देख सकते हैं। ये 3 तो हमारे कहाँ है, भूस्थिर कक्षा में, और 4 हमारे कहाँ है, भूतुल्यकालिक कक्षा में लगे हुए हैं। तो हमारे इस तरह से IRNSS या नाविक में हमारे टोटल 7 उपग्रह लगे हुए हैं। चित्र में आप सब समझ जाएंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा भारत है। भारत का चित्र हम बना दें, इतना सुंदर तो नहीं बना सकते, लेकिन आप थोड़ा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो इस तरह भारत का चित्र है। अब इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, ये 4 उपग्रह तो हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगाए। 3 उपग्रह 1, 2 और 3 ये हमने जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में हमने लगाए। तो इस तरह से ये टोटल कितने उपग्रह लगा दिए हमने? 7 उपग्रह लगा दिए। कितने? 7 उपग्रह। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये भारत को तो पूरी तरह से कवर करेगा, साथ ही साथ ये क्या थोड़ा सा श्रीलंका को भी कवर कर रहा है, ये म्यांमार को भी कवर कर रहा है, ये भूटान को भी कवर कर रहा है, ये नेपाल को भी कवर कर रहा है, ये पाकिस्तान को भी कवर कर रहा है, ये हमारे क्या है अफगानिस्तान को भी कवर कर रहा है, ये हमारे तिब्बत को भी कवर कर रहा है। तो भारत क्या क्या है, इन सबको एक एक्सेस देता है। ये कहता है कि यदि आपको आपके क्षेत्र के अंदर ये इसका उपयोग करना, तो आप हमें कहिए, हम आपको इसका एक्सेस देंगे। लेकिन पाकिस्तान तो बेवकूफ़ निकला, उसने कहा कि हम खुद भी बना लेंगे, उनकी आटा खरीदने की नहीं है औकात और उपग्रह छोड़ेंगे। तो बात हमने की, तो हमने IRNSS बना लिया। बात करें हम नाविक IRNSS के अनुप्रयोग की, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो हमने हमारा GPS बना लिया है। बात करें नाविक IRNSS इसके अनुप्रयोग की, तो भारत के नौवहन प्रणाली नाविक के क्या कहाँ उपयोग कर सकते हैं? स्थलीय, हवाई, समुद्री नौवहन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन में नौवहन के लिए, मैपिंग और भू सर्वेक्षण के लिए, आपदा प्रबंधन में, वाहनों के ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट में, सटीक समय निर्धारण में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नाविक के IRNSS नाविक के महत्व की बात करें, तो भारत के नौवहन प्रणाली में इसका महत्व क्या देखें, तो नौवहन में नागरिक और सैन्य स्तर पर आत्मनिर्भरता आ जाएगी। अर्थात हमें अमेरिका के GPS की ज़रूरत नहीं रहेगी, और इसने काम करना शुरू कर दिया है। ये तो हम क्या है गूगल वाले फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हमारे क्या है भुवन नाम का एक ऐप आता है, उस ऐप के ज़रिए हम नाविक के जो ये स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको भुवन नाम का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके आप नाविक की सेवाएं ले सकते हैं।
डेटा सुरक्षित रह पाएगा इससे। क्यों? क्योंकि हमारा ऐप है, हमें हमारे जो ऐप है इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा हमारे देश में तो सुरक्षित रहेगा। बेहतर सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन होगा, बेहतर भू सर्वेक्षण हो पाएगा इससे। बात करें आगे तो आपदा प्रबंधन बेहतर होगा, सार्क देशों में भारत के कद में वृद्धि होगी और इससे क्या होगी, आय में भी वृद्धि होगी। फिर बात करें QZSS की। क्या QZSS की बात करें तो QZSS जापान का नौवन तंत्र है। क्या है QZSS? क्या है? जापान का नौवन तंत्र है। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान वैश्विक नौवन प्रणाली की बात करें जो पूरी दुनिया में नौवन देते हैं, तो ऐसी केवल 4 ही है। कौन कौन से? एक तो GPS जो अमेरिका का है, ये पूरी दुनिया में चलता है। ग्लोसनोस ये भी रूस का है। गैलीलियो ये यूरोपियन संघ का है। और बाइडू कहाँ है? चीन का है। तो ये चारों के चारों क्या पूरी दुनिया में हमारे वैश्विक नौवन प्रणालियाँ चल रही है। और क्षेत्रीय नौवन प्रणालियाँ मतलब जो केवल 2 है, एक तो हमारे जापान की है और एक हमारी कौन सी? भारत की। क्षेत्रीय नौवन प्रणाली की बात करें तो वर्तमान में विश्व में 2 क्षेत्रीय नौवन प्रणालियाँ चल रही है, जैसे कि हमारे नाविक ये तो भारत की है और QZSS ये जापान की है। तो आज के लेक्चर को भी हम यहीं विराम देते हैं, आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। इसके आगे भी और भी बहुत सारा आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि हमें दुनिया की सैटेलाइट्स भी देखनी है। तो अगले लेक्चर में हम उन सबको देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।